सक्सेस में। तो फिर चैप्टर नंबर फर्स्ट का ये हमारा 16 लेक्चर है जिसमें हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करने से पहले हमारी एक छोटी सी प्रमेय है, प्रमेय 1.3 पहले हम उसको समझेंगे, ठीक है फ्रेंड, क्योंकि इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने में हमें उसकी जरूरत पड़ने वाली है। तो चलिए देखते हैं हमारी प्रमेय क्या है। प्रमेय 1.3 जिसमें बोल के रखा है, मान लीजिए m एक अभाज्य संख्या है, यदि m a स्क्वायर को विभाजित करती है तो m a को भी विभाजित करेगी, ठीक है, जहां a एक धनात्मक पूर्णांक है। तो हमारी प्रमेय में क्या बोल के रखा है, यदि m a स्क्वायर को विभाजित करती है, विभाजित यानी भाग करती है, ठीक है, यदि हमारी जो m है वो a स्क्वायर को भाग देती है तो हमारा m भी a को विभाजित करेगा, ठीक है, यानी हमारा m भी a को भाग देगा। तो फ्रेंड देखिए इसमें हमारा अब m क्या है और a क्या है, देखिए प्रमेय में दे के रखा है m एक अभाज्य संख्या है, यानी m के स्थान पे हम कोई भी अभाज्य संख्या ले सकते हैं। अभाज्य संख्या हम बहुत अच्छे से पढ़ के आ चुके हैं फर्स्ट लेक्चर में। तो अब m के स्थान पे कोई भी अभाज्य संख्या ले लो, जैसे मैंने क्या ले ली, 2 हमारी एक अभाज्य संख्या है, ठीक है। अभी हमारा a क्या है, जहां a एक धनात्मक पूर्णांक है। अब a के स्थान पर आप कोई भी धनात्मक पूर्णांक ले लीजिए, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने क्या ले लिया, 12 हमारा जो धनात्मक भी है और एक पूर्णांक भी है, इसका स्क्वायर। तो इस प्रमेय में बोला गया है यदि हमारा जो 2 है वो 12 के घात 2 को काटेगा तो हमारा जो 2 है वो 12 को भी भाग देगा यानी काटेगा, ठीक है, विभाजित करेगा। तो चलिए एक बार करके देख लेते हैं। जो हमारा 12 है उसका स्क्वायर खोलेंगे तो क्या आएगा, 144 को यदि हम 2 से भाग देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 72, ठीक है। अगर हम दूसरी कंडीशन में जो हमारा 12 है इसको हम 2 से भाग दे तो क्या आएगा, हमारा 6, ठीक है, कट गया। तो फिर इस प्रमेय में बस छोटी सी बात ये बोली गई है कि यदि हमारा बटे के नीचे कोई भी कैसी संख्या है, देखिए बटे के नीचे m एक अभाज्य है, नीचे m है ना, तो बटे के नीचे अगर हमारी अभाज्य संख्या है, संख्या नीचे है वो अभाज्य है, ठीक है, और बटे के ऊपर हमारी जो संख्या है वो एक धनात्मक पूर्णांक है, तो वहां पे हमारी ये प्रमेय लग जाएगी, ठीक है, प्रमेय हमारी लागू हो जाएगी। तो प्रमेय में देखिए अभी जैसे मैंने यहाँ पे क्या करा, अभी ये तो मैंने पता चल गया, 2 को मैंने 12 से भाग दे के देख लिया, फिर मैंने 2 को 12 से भाग दिया। तो हम क्वेश्चंस में ऐसे नहीं करेंगे, सीधा सीधा लिख देंगे, क्योंकि हमें प्रमेय में बता दिया गया है कि हमारा जो नीचे वाली संख्या अभाज्य है और ऊपर वाली संख्या भाज्य है, तो इसमें अगर ये इसको भाग दे रहा है तो इसके स्क्वायर को भाग दे रहा है तो इसको संख्या को भी भाग देगा वो, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने लिया 2 हमारा 12 के स्क्वायर को भाग दे रहा है तो 2 हमारा 12 को भी भाग दे रहा है। अब हम ऐसे करके नहीं देखेंगे कि 2 से अब 12 को भाग दे के देखो, या फिर ये तो एग्जाम्पल लिया, अगर कोई और भी संख्या हुई तो हम उसको भाग दे के देखेंगे। सीधा सीधा प्रमेय की हेल्प से क्वेश्चन में लिख देंगे कि अगर हमारी ये संख्या इसके स्क्वायर को भाग दे रही है तो ये संख्या हमारी इसके स्क्वायर हटा देंगे तो उसको भी भाग देगी, ठीक है फ्रेंड। तो इस प्रमेय में हमें बस ये बात याद रखनी है, ये वाली, ठीक है, कि अगर हमारा ये m a स्क्वायर को भाग दे रहा है तो m a को भी भाग देगा। बस इतनी सी बात याद रखनी है, एग्जाम में आपकी प्रमेय नहीं पूछी जाएगी, क्वेश्चन में बस हेल्प के लिए इसकी जरूरत है, ठीक है फ्रेंड। तो अभी अपना फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो फ्रेंड देखिए जो हमारे एक्सरसाइज 1.3 के सभी क्वेश्चंस हैं उसमें हम क्या करेंगे, जो हमें क्वेश्चन में दिया है जस्ट हम उसका अपोजिट लेंगे, यानी इसका उल्टा। जैसे क्वेश्चन में हमें दे के रखा है सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम क्या लेंगे, माना √5 एक परिमेय संख्या है। वैसे हमें पता है कि √5 अपरिमेय संख्या ही होती है, लेकिन इन क्वेश्चंस में हम उल्टा लेके चलेंगे। एक बात और फ्रेंड, ये जो हमें एक्सरसाइज 1.3 है ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन आता ही आता है आपके एग्जाम में। और दूसरी बात क्या,
सभी स्टूडेंट को ये वाली जो एक्सरसाइज है ना बहुत डिफिकल्ट लगती है कि भाई बहुत हार्ड एक्सरसाइज है, हम कैसे करेंगे, समझ नहीं आता, हिंदी लिखने में प्रॉब्लम होती है। बट फ्रेंड अगर मैं अपने हिसाब से बताऊं ना, ये वाली एक्सरसाइज बहुत इजी एक्सरसाइज है। पता है क्यों? क्योंकि एक तो इस एक्सरसाइज में बस दो ही तरह के क्वेश्चन, मतलब दो टाइप के क्वेश्चन है। एक तो ये वाला जो मैं आपको रूट के अंदर जो एक संख्या है वो वाला बताऊंगी, और दूसरा है एक और जो मैं क्वेश्चन नंबर 2 है उस तरह का, यानी जिसमें एक परिमेय और अपरिमेय संख्या दोनों को देके हमारा क्वेश्चन है। बस दो तरह के क्वेश्चन है, आप अनसॉल्व पेपर में देख लीजिए, मॉडल पेपर में देख लीजिए, एक्सरसाइज एग्जाम्पल में देख लीजिए, बस दो ही तरह के क्वेश्चन मिलेंगे। एक आपको इस वाले क्वेश्चन करने का तरीका देखना है, एक आपको दूसरा क्वेश्चन बताऊंगी अगली वीडियो में उस तरह के क्वेश्चन करने का ऐसे तरीका देखना है। उसके बाद आपके जो जैसे भी क्वेश्चन आ जाएंगे आप इतना इजीली सॉल्व कर दोगे, बहुत अच्छे से, ठीक है, मिनटों में सॉल्व कर दोगे। जैसे √5 करने का अगर हमने तरीका सीख लिया ना √5 के क्वेश्चन सॉल्व करने का, तो हम √3, ठीक है, √3, √2, √7 इस तरह के सारे क्वेश्चन हम इजीली सॉल्व कर देंगे। बस इन क्वेश्चन को करने का ना एक फिक्स तरीका होता है, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप आप उसको फॉलो करते जाइए। अगर आपको वो स्टेप याद होंगे तो क्वेश्चन बहुत इजी है, ठीक है, आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। बस थोड़ा सा स्टार्टिंग में आपको इसका प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इस एक्सरसाइज में तो ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, तो आप अनसॉल्व पेपर, मॉडल पेपर, जहां से भी आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिले आप उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है फ्रेंड। तो अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, जैसे मैंने बताया कि क्वेश्चन में जो दे के रखा है उसका जस्ट हम उल्टा लेके चलेंगे। क्या लेंगे हम? √5 एक अपरिमेय संख्या, तो माना √5 एक परिमेय संख्या है। तो फिर √5 को हमने परिमेय संख्या माना और परिमेय संख्या को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे? √5 बराबर p/q, ठीक है। अब हमें साइड में इसके लिख देती हूँ, जो हमारा q है वो हमारा ≠ 0, और जहां p और q सहअभाज्य संख्या है। ये मैंने साइड में क्या लिखा? मैंने लिखा q जो है हमारा वो 0 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि हमने जो परिमेय संख्या पढ़ी थी उसमें ये वाली शर्त थी उसकी कि जो हमारी नीचे वाली संख्या है वो हमारी 0 नहीं होनी चाहिए, यानी q 0 नहीं होना चाहिए। तो यही बात मैंने यहाँ पे साइड में लिख दी। फ्रेंड जो बात आपको लिखाती जा रही हूँ ना, वो सारी की सारी चीजें आपको स्टेप बाय स्टेप लिख के आनी है, ठीक है, नहीं तो नंबर कट जाएंगे। तो हमने यहाँ क्या लिख देना है कि जो हमारा q है वो ≠ 0 रहेगा। अब दूसरी बात मैंने क्या लिखी है? जहां p और q सहअभाज्य संख्या है। अब ये हमारा सहअभाज्य से क्या मतलब है? सहअभाज्य का हमारा मतलब होता है जिन संख्याओं का HCF 1 होता है वो हमारी सहअभाज्य संख्या होती है। अब हमारे किनका HCF 1 होता है? देखिए मैंने एक्सरसाइज 1.3 में 2 क्वेश्चन किए थे हमने, जिसमें हमारा जो HCF था 1 आया था, यानी कि जिन संख्याओं का में कुछ भी कॉमन ना आए उनका हमारा HCF 1 हो जाता था। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल ले लूँ 2 और मैंने क्या ले लिया 3, ठीक है, अगर मैं 2 के गुणनखंड करूँ तो क्या आएगा? 2 ही आएगा, 3 के करूँ तो क्या आएगा? 3 ही आएगा। तो इनमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। देखिए 2 में कुछ कॉमन आ रहा है? नहीं आ रहा। 3 में कुछ भी नहीं है, अकेली तो संख्या है। तो अगर मैं इसमें गुना 1 से कर दूं तो इसका HCF क्या आ जाता है? हमारा 1, ठीक है। तो ये हमारी सहअभाज्य संख्या है। अब इसका उल्टा अगर मैं यहाँ पे ले लूँ 6 और यहाँ पे ले लूँ 4, ठीक है, अभी हम 6 का अगर गुणनखंड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 2 गुना 3, और अगर हम 4 का गुणनखंड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2 दूनी 4। तो देखिए अभी इसमें हमारा 2 जो है ऊपर भी आ रहा है और नीचे भी आ रहा है, तो इसका HCF क्या आ जाएगा? हमारा 2 आ जाएगा। तो ये हमारा सहअभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे 2 और 3 लिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हाँ अभाज्य आ रहा है तो आप अभाज्य से मतलब है यहाँ मेरा। देखिए तीसरा एग्जाम्पल मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि अगर मैंने यहाँ पे 9 ले लिया और 25 ले लिया, 9 हमारी एक कैसी संख्या है? भाज्य संख्या है, अभाज्य नहीं है।
25 हमारी कैसी संख्या है, भाज्य संख्या है। लेकिन अगर मैं 9 का गुणनखंड करूं तो हमारा क्या आएगा, 3 गुना 3, ठीक है। अगर मैं 25 का गुणनखंड करूं तो क्या आएगा हमारा, 5 गुना 5। तो अभी देखिए इन दोनों संख्या में क्या कुछ कॉमन आ रहा है, यहाँ पे 3 सिर्फ ऊपर आ रहा है, 5 बस नीचे आ रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो इसमें हमारा क्या कॉमन होगा, 1, यानी हमारा जो HCF आ जाएगा वो हमारा क्या आ जाएगा, 1। तो ये भी हमारी सहअभाज्य संख्या है, ठीक है। जिन संख्याओं का HCF 1 हो, यानी कि जिसमें से सिर्फ एक कॉमन आ रहा हो, 1 कॉमन आ रहा हो, तो हमारा वो क्या होगी, सहअभाज्य संख्या होगी, ठीक है फ्रेंड। तो आपको समझ आ गया होगा सहअभाज्य का मतलब। अभी अपने क्वेश्चन को आगे करते हैं। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे हमारा √5 बराबर P/Q। तो हम क्या कर देते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर √5 का हम वर्ग कर देंगे तो क्या आ गया हमारे, इसकी घात 2, और p का अगर हम वर्ग करेंगे तो इसका स्क्वायर बटे में q का स्क्वायर। तो फ्रेंड देखिए हमारी रूट की प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर हमारी जो दो संख्या यानी रूट में है और दो अंदर उनके दोनों संख्या सेम सेम आ रही है, जैसे देखिए यहाँ पे 5 आ रहा है, यहाँ भी 5 आ रहा है, तो हमारा उसमें से एक संख्या बाहर निकल के आ जाती है। जैसे अंदर इसमें 5 है, इसमें 5 है, तो हमारा 5 बाहर निकल के आ जाएगा। ऐसे जैसे हमारा यहाँ पे दे रखा है √3 और यहाँ पे भी दे रखा है √3, तो दोनों संख्या अंदर अगर सेम है तो हमारा 3 बाहर निकल के आ जाता है। अगर इसका उल्टा, अगर यहाँ पे हमारा √3 है गुना √5 है, ये संख्या भी अलग है, ये संख्या भी अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, ये संख्या हमारी ऐसी की ऐसी रहेगी, √5 और √3, ठीक है। इसमें से कुछ बाहर निकल के नहीं आएगा, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पे हमारा √5 की घात 2 है, यानी √5 2 बार है, तो यहाँ से हमारा क्या 5 बाहर निकल के आ जाएगा, बराबर p² में q का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, हम इसकी कैंची गुना कर देंगे। कैंची गुना यानी हमारा q² जो है इधर चला जाएगा और इसके बटे में 1 है, 1 से तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, 1 हमारा इसके गुना में चला जाएगा। तो क्या आ जाएगा हमारा 5q² बराबर 1 इधर गया तो हमारा आ गया p², ठीक है फ्रेंड। तो अभी देखिए हमारा जो q² है इसको हम इधर रख लेते हैं और जो हमारा 5 है इसको एक गुना में है, इधर भाग में नीचे भेज देते हैं, ठीक है। इधर इसको 5 को नीचे भाग में भेज देते हैं। तो फ्रेंड देखिए अभी जो हमने प्रमेय पढ़ी थी, अगर हम उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे देखें, जैसे मैंने बताया था कि हमारा जो m है वो a² को विभाजित करता है, तो m a को भी विभाजित करेगा, ठीक है। तो देखिए ये वाली कंडीशन आ रही है, जो हमारा 5 है वो p² को विभाजित कर रहा है, ठीक है, कर रहा है ना। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इधर करती हूँ, हम यहाँ पे लिख सकते हैं यदि 5 p² को विभाजित करता है तो 5p को भी विभाजित करेगा। तो फ्रेंड देखिए इस प्रमेय की हेल्प से मैंने ये लाइन लिख ली है। अभी मैं क्या लिखूंगी, जो हमारा p/5 है, ये हमारा p/5 है, ये बराबर ले लिया मैंने c के। अब ये ऐसे कैसे लिख दिया मैंने, तो फ्रेंड देखिए जो हमारे यहाँ पे 5 है और ऊपर क्या दे के रखा है हमें p है, p के जगह पे अगर कोई संख्या होती, ठीक है, जैसे मैंने 25 ले लिया, p की जगह पे कोई संख्या होती तो इसको अगर हम भाग देते 5 से, क्या आ जाता हमारा 5 बार कट जाती। लेकिन यहाँ पे देखिए हमारा 5 तो है, लेकिन 5 किसको भाग दे रहा है, p को भाग दे रहा है, यानी एक अल्फाबेट है। अब हमें ये तो पता चल गया कि 5 p को भाग दे रहा है तो कुछ ना कुछ आ रहा होगा, लेकिन ये नहीं पता अल्फाबेट से भाग दे रहा है क्या आएगा। संख्या होती जैसे ये है हमारा ऊपर 25 आता तो हमें पता चल जाता है कि भाग दे के हमारा 5 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे हमें आइडिया नहीं है कि हमारा भाग दे के क्या आएगा, बस ये पता है कि 5 हमारा p को भाग दे रहा है। तो हम क्या कर लेते हैं, अपने पास से यहाँ पे c रख लेते हैं कि भाग दे के हमारा c आ रहा है। आप कोई भी अल्फाबेट x y z q कुछ भी रख लेना, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमने c रख लिया p/5 को। अब क्या करेंगे, इसकी जब कैंची की गुना करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा 5 यहाँ c के पास चला जाएगा, हमारा आ जाएगा
5c बराबर p, इसको सीधा करके लिख लेते हैं, यानी p बराबर 5c। इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1। अब जो हमारा p का मान हमारा आया है 5c, इसको हम इसमें रख देते हैं इक्वेशन में। तो फिर देखिए यहाँ पे तो मैंने p/5 बराबर c आपको बताया कैसे कैसे आया है, इसका एग्जाम्पल लेके, और फिर यहाँ पे मैंने ये वाली लाइन लिखी, फिर p बराबर 5/c हमारा आ गया। उसके बाद इसको इक्वेशन में हम रखेंगे। लेकिन अभी आपको समझ आ चुका है, तो सीधा सीधा आप आगे के जो क्वेश्चन करोगे उसमें क्या करोगे, जो भी हमें क्वेश्चन में संख्या दे रखी है, जैसे यहाँ पे आ गया √2, √3, √5, तो ये है ही √7 आ गया, तो हम क्या करेंगे, इस लाइन के बाद सीधा लिख देंगे p बराबर हमारा 2 आया तो 2c, p बराबर 7 आया तो हमारा 7c, ये सीधा मान ये वाली लाइन लिखेंगे और हम इस इक्वेशन में इसका मान रख देंगे। ठीक है, ये तो मैंने आपको समझाना था, फर्स्ट क्वेश्चन है तो थोड़ा डिटेल में बता रही हूँ, इसीलिए आपको बता दिया। अभी आगे क्या करेंगे, हम इसकी वैल्यू को इस इक्वेशन में रख देते हैं, तो हमारा क्या आएगा, q² बराबर p की जगह पे हमें रखना है 5c, तो क्या रखेंगे हम 5c, और इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे, बटे में क्या है हमारा 5। ठीक है, अभी जब हमारा q² बराबर इसका स्क्वायर खोलेंगे तो 5 का क्या हो जाएगा 25, और c का क्या हो जाएगा हमारा स्क्वायर बटे में 5। जब भी हमारा जो 5 है इसको इससे काटेंगे, कितनी बार कटेगा 5 बार, तो हमारा क्या आ गया q² बराबर 5c² बटे तो कुछ भी आया ही नहीं, तो अभी इसका हमारा क्या हो जाएगा, ये जो हमारा 5 है इसको हम इधर भाग में भेज देते हैं, q² बटे में 5 बराबर c²। ठीक है फ्रेंड, तो फ्रेंड अब एक बात देखिए, अभी मैं ये ऊपर का थोड़ा सा रब कर देती हूँ क्योंकि यहाँ पे स्पेस, तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे जो हमारा 5 है ये q² को विभाजित कर रहा है, तो हम इसी लाइन की तरह यहाँ पे भी लिख देते हैं, यदि 5 q² को विभाजित करता है तो 5q को भी विभाजित करेगा। ठीक है, फिर मैं की हेल्प से हमने लिख दिया, q को भी विभाजित करेगा। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे हमने क्या लिया था, यहाँ पे हमारा p/5 था, तो हमने p/5 बराबर c ले लिया था। यहाँ पे हमारा क्या है q/5 है, तो अगर मैं q/5 बराबर कोई भी आप ले लीजिए अल्फाबेट में, मैंने ले लिया a। ठीक है, देखिए इस 5 को मैं इधर कैंची की गुना करके इधर a के पास लेके जाऊंगी, तो हमारा क्या आ जाएगा q बराबर 5a। ठीक है, अब जो हमारा 5a, ठीक है, ये जो हमारा समीकरण 1 लिया था इसको मैं मान लेती हूँ समीकरण 2, इसको ले लेती हूँ समीकरण 3, और ये हमने मान ली अपनी समीकरण 4। ठीक है फ्रेंड, तो अभी फ्रेंड आप समीकरण 2 और समीकरण 4 को देखिए। समीकरण 2 हमारी क्या है, p बराबर 5 गुना लगा लेती हूँ यहाँ पे c। ठीक है, और q बराबर हमारा क्या आया है 5 गुना a। ठीक है, अब आप देखिए हमने क्या लिया था, √5 को एक परिमेय संख्या लिया था, और हमारा p और q क्या था, सहअभाज्य संख्या। तो फिर सहअभाज्य संख्या मैंने आपको क्या बताया था, वे संख्या जिसका HCF हमारा क्या है 1 आए। ठीक है, यानी जिसमें कुछ भी कॉमन ना आए उसका HCF हमारा 1 आए, वो हमारी सहअभाज्य संख्या होती है। ठीक है, अभी आप इन दोनों में देखिए कि अगर मैं इसमें देखूं HCF लूं इनका, तो इसमें 5 इसमें भी आ रहा है, 5 इसमें भी आ रहा है, यानी दोनों में 5 कॉमन आ रहा है, तो इसका HCF क्या आ जाएगा हमारा 5 आ जाएगा। लेकिन हमने क्या पढ़ा था कि सहअभाज्य संख्या वे होती है जिसका HCF 1 होता है, इसका HCF क्या आ रहा है 5 आ रहा है, तो इसका सीधा सीधा मतलब क्या होता है कि जो हमने अपने सॉल्यूशन में उल्टा मान के चले थे कि माना √5 एक परिमेय संख्या है, ये हमारा गलत साबित हो जाता है। ठीक है, क्योंकि हमारा √5 एक अपरिमेय संख्या ही है। तो ये जो मैंने आपको इतना ये लिखा है यहाँ से, ये आप लिख भी सकते हो, लेकिन ये सिर्फ समझाने के लिए लिखा है, तो मैं इसको क्या करती हूँ हटा देती हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए इसमें नीचे लास्ट लाइन में हम आंसर में क्या लिख देंगे, p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड यानी कि कॉमन। ठीक है, कॉमन को हिंदी में क्या बोलते हैं, उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ गुणनखंड की क्या आया था हमारा, अभी मैंने आपको समझाया
निष्कर्ष निकलता है कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो फ्रेंड ये वाला क्वेश्चन हमारा यहीं पे समाप्त हो जाता है। अब देखिए ज्यादातर स्टूडेंट को ये वाला क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन क्यों इतना डिफिकल्ट लगते हैं? एक तो इसमें इतना सारा हिंदी लिखने को हो जाती है, ठीक है। दूसरा क्या है, इसमें बहुत सारी चीज ऐड करनी पड़ती है, यानी मानना पड़ता है कि यहाँ पे मान लिया ये हमारी परिमेय संख्या है, यहाँ पे मान लिया p बराबर 5c है, ठीक है। फिर इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है 5c की, ठीक है, p बराबर 5c। तो इतना सारा कुछ करना होता है, इसीलिए ज्यादातर स्टूडेंट को ये क्वेश्चन डिफिकल्ट लगता है। लेकिन फ्रेंड अगर आपने इन क्वेश्चंस के स्टेप समझ लिए कि पहला स्टेप ये है, हमें ये करना है, दूसरे स्टेप में ये करना है, तीसरे स्टेप में ये करना है, फिर उसके बाद यहाँ पे जैसे √5 है, कोई भी संख्या आ जाए आप उसको चुटकियों में बहुत इजीली सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो फ्रेंड आपको करना क्या है, जैसे ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन कराया है, आपको इससे अलग अभी क्वेश्चन नहीं करना है कोई दूसरा। इसी क्वेश्चन को 2 बार 3 बार 4 बार क्वेश्चन को अच्छे से बैठ के सॉल्व कीजिएगा समझ के, और ये देखिएगा कि फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, सेकंड स्टेप में क्या हो रहा है, अच्छे से क्वेश्चन समझिएगा, ठीक है। जब भी आपको स्टेप समझ में आ जाएंगे फिर कोई भी क्वेश्चन हो इस तरह का आप बहुत अच्छे से बहुत इजीली सॉल्व कर लोगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।